ओशनिक जोन में हम डिफरेंट ओशियंस के जो जोन पढ़ेंगे, में हम हॉरिजॉन्टल जोन में जो पहला जोन पढ़ रहे हैं वो है लिटरल, जिसमें कि एक हाई टाइड एक लो टाइड आएगा। और यहाँ पे क्या है कि जब लो टाइड होता है तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, उसका एरिया जो होता है वो एक्सपोर्ट हो जाता है। तो ये जो लिटरल जोन है, इनमें क्या क्या मिलेंगे? एक तो बीचेस मिलेंगे, कभी कभी पानी का इनलेट होता है यहाँ पे, अंदर ऐसे आ जाता है पानी तो वो भी दिखेगा। ठीक है, बहुत सारे हैबिटेट्स भी दिखते हैं, जैसे कि कछुए वगैरह वो यहीं दिखते हैं मोस्टली। ठीक है, तो इन रीजन्स में उनका दिखना लाजमी है। फिर सेकेंड हॉरिजॉन्टल जोन जो होता है वो पेल्जिक जोन होता है, जहां से लो टाइड खत्म हो जाता है, उसके आगे जो ओपन ओशन शुरू होता है वहां पे वो पेल्जिक जोन दिखता है। थोड़ा डायग्राम में भी देख सकते हैं, ये है लिटोरल, नेरेटिक एंड ओशनिक। ओशनिक नेरेटिक से शुरू होता है यहाँ तक। ठीक है, अब वर्टिकल जोन में क्या है, वर्टिकल जोन कुछ इस तरीके का होता है। पेल्जिक होता है, ये तुमने पढ़ लिया। हाई वाटर है, लो वाटर है, लिटोरल है, सब लिटोरल है, ये सब समझ में आता है। लेकिन ये जानना जरूरी है कि अगर हम पेल्जिक की बात कर रहे हैं, उसमें भी एक ऐसा जोन है जहां तक फोइटिक होगा। फोइटिक मतलब सूरज की रोशनी, सनलाइट। सनलाइट यहीं तक आएगी, वो कहाँ तक है, 200 मीटर तक। पानी में, ओशन में सिर्फ 200 मीटर तक ही तुम्हारा फोटिक जोन मिलता है, जहां पे तुम्हारा पानी में सूरज की रोशनी पहुंच पाती है, और वहीं पे फोटोसिंथेसिस और फाइटोप्लैंक्टन मौजूद होते हैं। उसके नीचे नहीं होंगे, जिसमें कि तुम्हारा मेसोपेल्जिक, बैथिया पेल्जिक, एविसियल पेल्जिक और हेडाल पेल्जिक, ये चारों जोन में कभी तुमको नहीं मिलेगा। क्या? फाइटोप्लैंक्टन नहीं मिलेगा, या ऐसे ऑर्गेनिज्म जो फोटोसिंथेसिस करते हैं वो बिल्कुल ही नहीं मिलेंगे तुमको। तो ये जोन एफोटिक जोन है। तो यहाँ पे वो सब जो बॉटम ड्वेलर्स होते हैं, जो क्रैब वगैरह, वो सब मिलेंगे यहाँ पे तुमको। वैसे ऑर्गेनिज्म जो उनको फोटोसिंथेसिस से कुछ लेना देना है नहीं, जिनको प्लांट ईटिंग है ही नहीं, वो ऑर्गेनिज्म यहाँ पे जरूर मिलेंगे। ठीक है, तो इन रीजन में उनका बोलबाला ज्यादा है। ये सब याद रखने की जरूरत नहीं है, बस नाम याद रखो कौन किसके बाद आता है। अब बात आता है, नहीं, हाँ, एक चीज ये भी है कि एक प्रोसेस चलता है जिसको हम बोलते हैं थर्मोक्लाइन, हेलोक्लाइन, पिक्नोक्लाइन, और एक हेलोक्लाइन भी हो गया, पिक्नोक्लाइन भी हो गया, थर्मोक्लाइन भी हो गया, और क्लाइन भी है, थोड़ा अभी इतना ही जाना। ठीक है, एक लाइसोक्लाइन भी है। ठीक है, कि क्लाइन जो वर्ड बोलता है, क्लाइन का मीनिंग होता है शार्प, शार्प चेंज। शार्प चेंज, अचानक से चेंज आना तो क्लाइन बोला जाता है। कहाँ पे? डेप्थ वाइज। डेप्थ में अगर तुम्हारा अचानक से कहीं पे चेंजेस दिख रहा है, तब हम उसको बोलते हैं क्लाइन। करेक्ट। तो यहाँ पे एक्चुअली में हो क्या रहा है वो चीज समझो। जब हम बोलते हैं कि हीट लॉस हो रहा है, ओशन से हीट लॉस हो रहा है, मतलब तुम्हारा पानी एवापोरेट कर रहा है। ठीक है, और वहां पे एक आइस का टुकड़ा भी मौजूद है। तो वो जो आइस के टुकड़े के नीचे कौन सा पानी मिलेगा? कोल्ड वाटर मिलेगा। वो कोल्ड वाटर क्या कर रहा है, वो शिंक हो जाता है, क्योंकि जो भी ठंडा होता है, कोई भी चीज अगर ठंडा है, कंडेंस है, डेंस है, तो वो नीचे हमेशा सबमर्ज्ड होने की कोशिश करेगा। तो कोल्ड वाटर क्या हो रहा है, सबमर्ज्ड हो। जबकि ओपन ओशन में जब चले जाओगे, तो यहाँ पे क्योंकि पानी खत्म हो जाएगा, कोल्ड वाटर है यहाँ पे, ये कोल्ड वाटर तो नीचे आ जाएगा, बट वो इसकी जगह कौन ले लेगा, वार्म वाटर ले लेगा। ठीक है, तो ये चेंजेस चलता रहता है कि यहाँ पे ये होगा, वहां पे ये होगा, यहाँ पे ये होगा, यहाँ पे ये होगा। ये चेंजेस जो है, ये हमेशा मौजूद है तुम्हारे ओशनिक इन्वायरमेंट। देखते हैं ऐसे, ऐसा नहीं है। हम्म
ये है। ठीक है, मतलब कि मैंने जैसे बोला कि 0 to 200 के बीच में तुम्हारी सारी की सारी मिक्सिंग होती है। ठीक है, अब उसके बाद क्या आ रहा है, देखो टेम्परेचर में शार्प चेंज है। मतलब क्या है कि इस रीजन में तो टेम्परेचर लगभग कांस्टेंट था, 0 से 200 तक लगभग कांस्टेंट था, क्योंकि वही टेम्परेचर जो तुम्हारे पृथ्वी के सरफेस पे 15 डिग्री सेल्सियस है, ओशन में थोड़ा कम हो जाएगा, 13 डिग्री पे आएगा। जैसे कि तुमको दिख रहा है यहाँ पे क्या टेम्परेचर जो है 12 से 14 है, 12 से 14 के बीच में कहीं 13 डिग्री में आ जाएगा। पानी थोड़ा ठंडा होता है, इसीलिए सरफेस पे वो 13 डिग्री दिखा देगा। तो 13 डिग्री टेम्परेचर में तुम्हारा ओशन का वाटर है। अब 13 डिग्री कब तक था, जब तक सूरज की रोशनी वहां तक पड़ रही। ठीक है, जैसे ही 200 मीटर के नीचे गया, सूरज की रोशनी खत्म, अंधेरा छा रहा है, तो टेम्परेचर अपने आप डिक्रीज करना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये नॉर्मली है, ओशन में ऐसा ही होता है। जितना डीप ओशन में जाओगे वहां पे टेम्परेचर कम होना शुरू हो जाएगा। और उसी डिपेनिंग इसी डिप को हम बोल रहे हैं थर्मोक्लाइन, शार्प चेंज डेप्थ के साथ। ठीक है, अब इसी तरीके से क्या होता है कि सैलिनिटी की बात आती है। सैलिनिटी में क्या होता है कि जो सॉल्ट कंटेंट है, ठीक है, कहीं का भी अगर सॉल्ट कंटेंट की बात करो, तो पानी के ऊपर ऊपर में सॉल्ट कंटेंट हमेशा कम रहेगा। जैसे नीचे नीचे जाओगे वो बढ़ता जाएगा, क्योंकि क्रिस्टल है ना। क्रिस्टल जो होता है वो नीचे सेटल होने की कोशिश करता है, चाहे जितना भी घोल लो। तो वो कोशिश कर रहा है जो भी नमक है वो नीचे बैठने के लिए, तो सैलिनिटी यहाँ पे बढ़ती है। 34 पे होती है, 34 से 35 के बीच में आने की कोशिश। ठीक है, तो सैलिनिटी का भी रोल है। नहीं, ये ग्रीन वाली सैलिनिटी है, देखो ऊपर में काफी कम है। तभी तो तुम ऊपर में जो पानी होता है उसको पी सकते हो, नीचे का पानी तो और भी खारा हो जाएगा। काफी रैपिडली तुम्हारा बढ़ रहा है सैलिनिटी का प्रोफाइल। डेंसिटी तो ऑब्वियस है, डेंसिटी तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। नीचे खाली पानी ही पानी, पानी ही पानी का लेयर है। ऊपर में तो गैसेस एक्सचेंज हो रहा है ना, तो एवापोरेट भी कर रहा है मॉलिक्यूल। यहाँ तो पानी ही पानी, पानी ही पानी, और प्रेशर है ऊपर से, और प्रेशर भी पड़ रहा है, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर हर जगह से पड़ रहा है। तो वो तो पानी पानी, इतना ज्यादा पानी हो जाएगा तो डेंसिटी तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, वो तो बोलने वाली बात ही नहीं है। ठीक है, तो ये उसका एक्चुअल पिक्चर है, कि तुमको पता होना चाहिए ऐसे बिहेव करता है हेलोक्लाइन, टेक्नोक्लाइन एंड थर्मोक्लाइन, इनका ये काम। ठीक है, फिर ये सब सेल्फ बेल के क्वेश्चन हम नहीं आते हैं। वैसे ये कंटिनेंट्स के पार्ट ही है। कंटिनेंट्स जो होता है वो कंटिनेंट में सेल्फ, जैसे हम बोलते हैं क्या, घर में अलमारी में सेल्फ होता है। सेल्फ मतलब जिसपे चीजें रखी जाती है, सेल्फ। तो ये जो है कंटिनेंट का ऊपरी हिस्सा है, जहाँ पे कंटिनेंट ओशन, ओशन वाला जो बीचेस इलाका है, जो बीच वाला इलाका है, वो हो जाता है सेल्फ। ठीक है, फिर तुम्हारा आता है स्लोप, जहां से तुम्हारा समंदर के पास पास जाओगे तुम्हारा पैर जो है वो धंसने लगेगा। समंदर के पास जाओगे तो पैर तुम्हारा घुसने लगेगा, अंदर अंदर घिसने लगेगा ना बालू में। वो बालू में इसीलिए घुसता है क्योंकि वहां पे कोई नीचे ना कोई हार्ड रॉक नहीं है, वो स्लोपी इलाका है। वहां पे बस सैंड गिरा हुआ है, उसके नीचे कुछ है नहीं। तो इस वजह से कंटिनेंटल स्लोप जो है वहां पे दिखता है हमको कंटिनेंटल स्लोप। फिर आता है कंटिनेंटल मार्जिन्स, जहां से शुरुआत होती है तुम्हारी किसकी, तुम्हारे कंटिनेंट की जहां से शुरुआत होती है उसको हम कंटिनेंटल मार्जिन बोलते हैं। अब वहीं पे कंटिनेंट राइज करता है, इसलिए उसको कंटिनेंटल राइज भी बोला जाता है। उसके बाद आता है डीप एबिशियल प्लेन, जो कि तुम्हारा ओशन का क्रस्ट। करेक्ट। अब इसमें भी स्टोरी है, क्या स्टोरी है वो भी समझा देते हैं। इसको तुम पढ़ोगे, यूनिट 4 का पार्ट में भी है, उसको समझना जरूरी है। तो अगर हम बात करते हैं कंटिनेंट,
और एक बात करते हैं ओशन। कंटिनेंट का क्रस्ट जो है वो हमें दिखता है, बस ओशन का जो क्रस्ट होता है वो पानी के नीचे होता है। ये वाला रीजन और ये वाला रीजन, दोनों में बहुत अंतर है। क्या अंतर है बता सकते हो सुदेशना? क्या अंतर है? इनमें कंपोजिशनल डिफरेंस होता है। इनके कंपोजिशन में काफी हद तक डिफरेंसेस होते हैं, है कि नहीं तेजल? पता है क्या डिफरेंस है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशनिक क्रस्ट के बीच में? सर। यानी तो ओशनिक क्रस्ट की अगर मैं बात करूं, इसको सीमा सीमा बोला जाता है, ठीक है। और कॉन्टिनेंटल को हम बोलते हैं सियाल। मतलब क्या है कि यहाँ पे वैसे मिनरल मिलेंगे जिनमें सिलिकॉन एंड एल्यूमिनियम के कंपोजिशन ज्यादा, इसमें कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में। जबकि ओशन क्रस्ट की बात करें, इसमें क्या मिलेगा? सिलिकॉन एंड मैग्नीशियम, ठीक है। तो ये चीज, ये डिफरेंस इसमें कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में एंड ओशनिक क्रस्ट में ये डिफरेंस रहेगा, करेक्ट। अब ये ऐसा, इसके बेसिस पे जब हम मिनरलोजी की बात करेंगे तब पढ़ेंगे। अच्छा ये चीज बताओ, मिनरल्स का मतलब समझते हो क्या होता है मिनरल्स? पता है? चांद जी, आपको तो पता होगा, आप बताओ। हाँ, सर, जिसमें दो या तीन एलिमेंट किसी राइट प्रोपोर्शन में या रेशो में मिक्स हो तो वो मिनरल्स होता है। हम्म। अच्छा एक चीज और इसमें ऐड करना होगा, वो इनऑर्गेनिक नेचर का होता है, ऑर्गेनिक नहीं हो सकता। मिनरल ऑर्गेनिक जो नहीं है हो सकता। नहीं हो सकता, हाँ। राइट मिन प्रोपोर्शन में ऐड होगा, वो इन्होंने सही बोला। डेफिनेट स्ट्रक्चर होगा, राइट प्रोपोर्शन में ऐड होगा, तब वो सब बनेगा। बट वो इनऑर्गेनिक नेचर का होना जरूरी है, ये सबसे जरूरी चीज है, ठीक है। इनऑर्गेनिक होगा तभी इसको मिनरल कंसिडर किया। ओके। तो अगर मैं बात करता हूँ, क्या एक आइस एक मिनरल हो सकता है? सर, आइस की तो कंपोजिशन H2O है, तो वो कैसे, उसका फार्मूला तो ओ। क्यों H2O ऑर्गेनिक है क्या? पानी में जान होता है क्या, बताइए? नहीं, जान तो नहीं होती है। फिर तो आइस हो सकता है, आइस आइस हो सकता है मिनरल, ऐसा कुछ नहीं है। आइस आइस हो सकता इनऑर्गेनिक है। है, आइस इनऑर्गेनिक है, उसका हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है, ठीक है। और डेफिनेट कंपोजिशन से बना हुआ है, H2O से बना हुआ है, कोई मिलावट नहीं है उसमें, तो वो मिनरल हो सकते हैं, ऐसा नहीं है। ओके। हम मानते नहीं है क्योंकि हम उसको इकोनॉमी के लिए यूज नहीं करते हैं, इसलिए हम उसको मानते नहीं है। बट है वो भी मिनरल। जबकि कोल बोला जाए वो नहीं है, क्योंकि उसका ओरिजिन जो है वो आपका किससे है? फॉसिल फ्यूल से है, जो कि ऑर्गेनिक कंटेंट से बना हुआ है। बट उसको कंसिडर करते हैं इकोनॉमिक मिनरल के नाम से कंसिडर किया जाता है, क्योंकि उसको यूज किया जा रहा है इकोनॉमी में, तो उसको इकोनॉमिक मिनरल्स बोल दिया जाता है। बट तो है सर, किसकी बात डेफिनेशन की आपने? कोल। कोल कोल कोल, ओके ओके। हाँ, कोल तो मिनरल्स में आता है वैसे। आता है, उसको इकोनॉमी में यूज किया जाता है, इसलिए उसको मिनरल बोल दिया जाता है, लेकिन टेक्निकली वो होना नहीं चाहिए मिनरल, मिनरल के ओके डेफिनेशन के हिसाब ओके वो ओके एक्सेप्शन है, वो सब कुछ कुछ एक्सेप्शन है। ओके ओके। हाँ अब बात आता है यहाँ पे एक स्ट्रक्चर वो बता रहा है। हाँ ये रहा, ठीक है। पूरा ओशन जो है वो ऐसा कुछ दिखता है, ओशन का जो निचला हिस्सा है वो ऐसा दिखता है। अब इसमें देखो क्या खासियत है। सबसे पहले यहाँ पे आपको दिख गया कंटिनेंटल लैंडमास, फिर हमको दिख गया सेल्फ,
फिर हमको दिख गया स्लूप। फिर यहाँ पे क्या होता है, कहीं कहीं पे गड्ढा भी होता है बहुत ज्यादा, तो उसको हम बोलते हैं सबमराइन कैनियन। अब तुमने मरियाना ट्रेंच का नाम भी सुना होगा, ठीक है, जो डीपेस्ट पार्ट है तुम्हारा अर्थ का, तो वो किसी कंटिनेंट या ओशन के नीचे का जहाँ पे जुड़ाव हो रहा है वहां पे वो मिलता है। मतलब नॉर्मल कंटिनेंट या ओशनिक क्रस्ट का कहीं पे अगर मिलना हो रहा है तो वहां पे ट्रेंचेस बनते हैं, तो ये ट्रेंच वहां पे बन रहा है, ठीक है। ये सेडिमेंट कोस्टलाइन ये सब पता है, इसको बोलने की जरूरत नहीं। अब कहानी आता है तुम्हारा एबेसियल प्लेन। एबेसियल प्लेन फ्लैट, फ्लैट ओशनिक क्रस्ट को एबेसियल प्लेन बोलते हैं, ठीक है। और उसके बाद यहाँ एक चीज दिख रहा होगा, मिड ओशनिक रीज, सी माउंट, गॉएट, रिफ्ट वैली, आइलैंड, स्लोप स्लेल्फ, तो ये तो पहले ही पढ़ा चुके हैं, इसका मतलब नहीं है। लेकिन ये जो गॉएट और आइलैंड और ये सी माउंट है, इनके बीच में डिफरेंस है। अंडर अच्छा। वाटर छोटे छोटे माउंटेन्स अगर बोलते हैं तो उनको हम गॉइट्स बोलते हैं। लेकिन उन्हीं गॉइट्स के अगर उनको टकला कर दो, काट दो उनका सर, ऊपर का जो पॉइंटेड सर है उसको काट के टकला कर दो, उसको फ्लैट कर दो, तो उसको हम सी माउंट बोलते हैं। मतलब सी माउंट कुछ ऐसा दिखे, जबकि गॉइट्स पॉइंटेड ही रहे। ये है उनमें डिफरेंस। इन सब अंडर वाटर ही है अभी भी, ठीक है। अब इस जगह का खासियत है, क्या खासियत है समझो। ये जो है ना ओसेनिक क्रस्ट जो है ना, वो न्यू क्रस्ट को जन्म देता है। जबकि जो कंटिनेंटल क्रस्ट है ना, वो एक्चुअली में एक ओल्ड क्रस्ट होता है, पुराना क्रस्ट होता है, नया क्रस्ट नहीं होता है। अब इसका क्या कारण है? बात है कि जो ओशन का नीचे का सरफेस है वो एक्टिव मार्जिन में गिना जाता है, एक्टिव मार्जिन, ठीक है। ओशन के नीचे का जो जमीन है वो काफी पतला है कंपेयर टू तुम्हारा कंटिनेंट। वो तुमको दिख रहा है, ओशनिक क्रस्ट जो है वो थिन है कंपेयर टू योर कंटिनेंटल क्रस्ट। और थिन होने की वजह से क्या होगा, उसको इजीली अटैक करेगा कौन, वोल्केनिक इरप्शन जो कि नीचे है, जो कि मॉल्टेन स्टेट के जो मैग्मा है वो इसको कोशिश करेंगे हमेशा तोड़ के इधर उधर स्प्रेड करने की, जो कि करते भी है। वो करने की वजह से क्या होता है कि ये रीजन जो है टेक्टोनिकली एक्टिव हो जाता है, एक्टिव मार्जिन यहाँ पे मिलने लगते हैं, और रीजेस बनने लगते हैं, मिड ओशनिक रीजेस, ठीक है। ये मैं तुमको दिखा भी सकता हूँ, दिखाता हूँ, पता चलेगा तुमको, ऐसा है पृथ्वी में, ऐसा ही है। दिखाते हैं तुमको, वो भी दिखो तुम। हिंदी कहे आ रहा है, हिंदी मैंने बोला भी नहीं, हिंदी आ रहा है। चलो भाई, अब कैसे देखें उसको ना, पहुंचते हैं। हम्म, ये अब आएगा, देखो दिखाते हैं। जो मिड ओशनिक रीजन है ना वो कहाँ कहाँ मौजूद है वो मैं तुमको दिखाता हूँ, वो खुद समझ में आएगा। देखो लिखा है क्या, मिड अटलांटिक रीज, ठीक है ना तुम्हें, लिखा क्या है, मिड अटलांटिक रीज, ठीक है। अब कहाँ है तुम खुद भी देख सकते हो, देखो कहाँ मौजूद है ये तुम्हारा साउथ अमेरिका और अफ्रीका कंटिनेंट के यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। ये पूरा बेल्ट है, देखो ये जमीन फटा हुआ है पूरा। मैप दिखा रहा है, गूगल मैप ही दिखा रहा है तुमको, 3 मीटर 2 मीटर के रिजोल्यूशन पे। देखो पूरा जमीन फटा हुआ है,
ये रहा पानी के अंदर ओशन का पोर्शन उभर के आ रहा है पूरा, ये हो रहा है। ओशन के बीच में ऐसे टूट रहा है, टेक्टोनिकली एक्टिव है, ऐसे टूट रहा है वो। ये पूरा एक चेन ऑफ माउंटेन्स बना रहा है, वहां पे रीज बना के चेन ऑफ माउंटेन्स बना रहा है। यहाँ से देखो ऐसे पूरा मुड़ते हुए सांप की तरह वो आ रहा है, ये रीज बोलते हैं इसको। ये उसी से बनता है, जब नीचे का जो मोल्टेन लावा है उससे कन्वेक्शन करंट होगा और वो ऐसे तोड़ेगा, उसको तोड़ के ऐसे ऐसे बनाएगा। तो जब वो तोड़ेगा तो वो क्या करेगा, वो नीचे से मटेरियल लाके यहाँ पे डिपॉजिट करेगा। तो नीचे से अगर कोई मटेरियल आके सरफेस पे ऐड हो रहा है तो ऑब्वियस है वो न्यू क्रस्ट बनाएगा। ओल्ड क्रस्ट तो नहीं बनाएगा, न्यू क्रस्ट बनाएगा। तो जो मिड ओशनिक रीज है वो न्यू क्रस्ट के फॉर्मेशन को जन्म देता है, और उसको हम एक्टिव मार्जिन बोलते हैं। और जहां पे तुम्हारा कंटिनेंट के पास यहाँ पे ये ट्रेंचेस बन रहा है, इसको हम पैसिव मार्जिन बोलते हैं। उसको हम पैसिव मार्जिन बोलते हैं, क्योंकि वहां पे कोई कंटिनेंट का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। वहां पे जो ये जो जमीन घिसकते घिसकते पहुंची है वो खत्म हो जा रही है उल्टा, नई जमीन नहीं बन रही, खत्म हो जा रही है, ये बात है। ठीक है, ये चीज याद रखना। सैलिनिटी पढ़ा चुके हैं, कल नहीं पढ़ा रहा था, यही यही चीज तो पढ़ा रहा था। 3.5 ग्राम पर 100, तो तुम्हारा 30 जो बोला 35 ग्राम पर 1000 ग्राम, यही सैलिनिटी ऑफ ओशन की कहानी बोली जा रही थी। तो 3.5% होता है ओशन की जो सैलिनिटी, जिसको हम यहाँ पे 35 पर मिल बोलते हैं। ये जो सिंबल है ये पर मिल का सिंबल है, याद रखना, इसको बोला जाता है। सैलिनिटी का मीनिंग वही है, ग्राम्स ऑफ सॉल्ट कंटेन इन 1 kg ऑफ सॉल्ट। इसमें नई चीज कुछ नहीं, ये सब पढ़ने की अब जरूरत नहीं है आगे। ये फॉर्मूला में ये याद में नहीं आता है, इसे कुछ आते हैं। हाँ, अब आता है लेक्स। लेक्स का कहानी भी जानना बहुत जरूरी है। जो मैंने बताया था, रैपिड चेंज इन डेंसिटी, रैपिड चेंज इन सैलिनिटी, रैपिड चेंज इन टेम्परेचर, ये पढ़ लियो, उसको बताने की जरूरत नहीं। कहानी आता है, देखो दो सिस्टम है, ठीक है, दो सिस्टम है। एक सिस्टम को हम बोलते हैं लेंटिक इकोसिस्टम, और एक को बोलते हैं लोटिक इकोसिस्टम। ठीक है, तो लेंटिक इकोसिस्टम मतलब ठहरा हुआ, ठीक है, जिसकी पॉन्ड, यहाँ पे स्टिल वाटर हो, स्टिल हाँ, वाटर। पॉन्ड होगा, लेक होगा, ये सब तुम्हारे लेंटिक इकोसिस्टम के पार्ट। लोटिक में रिवर है, कोई वो डिफरेंस। रोटी रनिंग, रनिंग वाटर। इसमें बहुत ज्यादा कुछ सोचने वाला चीज है, ठीक है। पॉन्ड और लेक में बस इतना याद रखना है, कौन लेंटिक है कौन लोटिक है। ये भी प्लैंकटोन नेक्टोन ये सब नहीं आता है, सब छोड़ दो। अरे क्या हो रहा है? हाँ, अब कहानी आता है तुम्हारा यूट्रोफिकेशन। ठीक है, थोड़ा कहानी यूट्रोफिकेशन पे भी होना होगा, तभी इस क्वेश्चन को समझ पाएंगे, इस चीज को समझ पाएंगे। अच्छा, यूट्रोफिकेशन का अर्थ क्या है? चांद जी आप बताओ पहले, व्हाट इज यूट्रोफिकेशन? सर जब लेक में ज्यादा न्यूट्रिएंट चले जाते हैं तो उसकी अंदर एल्गा की ग्रोथ बढ़ जाती है। जैसे नाइट्रेट और फास्फेट वगैरह जब ज्यादा हो जाते हैं पानी के अंदर तो जो अंदर प्लांट लाइफ है उसकी ग्रोथ बहुत ज्यादा हो जाती है। एल्गा वगैरह, एल्गल ब्लूम बन जाते हैं, तो धीरे धीरे जो लेक हमारी डिग्रेड होना शुरू हो जाती है फ्रॉम ओलिगोट्रॉफिक टू यूट्रॉफिक। तो धीरे धीरे कई बार लेक की डेथ भी हो जाती है। तो कई बार वहां पे वो फॉरेस्ट भी ग्रो कर जाता है, तो अल्टीमेटली लेक की डेथ हो जाती है। तो ये
एक तो किस्म का इसका पोल्यूशन ही है लेक का। हाँ पॉल्यूशन है, लेकिन तो फिर इसके डेफिनेशन में क्या लिख सकते हैं हम लोग? ये तो आप इफेक्ट बता रहे हो, यूट्रोफिकेशन। एनरिचमेंट ऑफ द लेक विद ये इफेक्ट न्यूट्रिएंट्स। बता रहे हो, ये इफेक्ट बता रहे हो, ये उसका डेफिनेशन नहीं है। आपने लास्ट में जो वर्ड बताया ना, वो उसका डेफिनेशन था, लास्ट में जो समझा रहे थे वो उसका डेफिनेशन। यू एनरिचमेंट ऑफ द लेक विद नहीं नहीं, वो न्यूट्रिएंट्स। वो नहीं, वो अब so शुरू that में बताया था, लास्ट में बताया था। लास्ट में जो एक्चुअल चीज बताया ना, वो लास्ट वाली चीज, उसको उसका एक्चुअल डेफिनेशन क्या होता है कि यूट्रोफिकेशन इज कॉल्ड एज एजिंग ऑफ लेक। aging of lake, yes। एजिंग ऑफ लेक को यूट्रोफिकेशन, लेक बुढ़ा हो रहा है, उसको हम यूट्रोफिकेशन बोलते हैं। उन्होंने जो बताया वो इसके कॉजेस है। एनरिचमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट इज द कॉज ऑफ यूट्रोफिकेशन। एंड वो जो बोले अलगल ब्लूम होगा, उसके बाद डेथ होगा, अलगल ब्लूम के बाद आपका जो प्लांट्स का प्रॉब्लम होगा, आपका जो मराइन लाइफ का इश्यूज होगा, वो उसके इफेक्ट्स। लेकिन डेफिनेशन एजिंग ऑफ लेक को ही बोला जाता है यूट्रोफिकेशन। तो हमारे जो लेक्स होते हैं, लेक्स कुछ टाइप्स के होते हैं। जैसे यहाँ पे ओलिगोट्रोफिक है, मेसोट्रोफिक है, यूट्रोफिक है, हाइपर यूट्रोफिक है, डायस्ट्रोफिक है। तो बस इसमें इतना ही लिखना सीखो कि लो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, लो बायोमास, लो कंसंट्रेशन। अब न्यूट्रिएंट्स में तो नाइट्रोजन और फास्फोरस ही मोस्टली इंक्लूड होते हैं। और ओलिगोट्रोफिक लेक यंगर और डीपर लेक भी होता है, जिसमें कोई अलग टाइप का प्रदूषण ना हो। तो वो थोड़ा डीपर भी होता है उसमें, क्योंकि कोई जमावट है ही नहीं। ठीक है, तो इसलिए वो ओलिगोट्रोपिक कहा जाता है। और ओलिगोट्रोपिक लेक में बहुत जो ऑर्गेनिजम्स भी है ना, वो भी बहुत कम ही दिखते हैं, ज्यादा नहीं दिखते हैं। इसलिए उसकी प्राइमरी प्रोडक्टिविटी भी लिखा है कम है, और बायोमास भी कम ही है उसका। ठीक है। फिर धीरे धीरे क्या होता है, लेक का ट्रांजिशन शुरू होता है, बाहर से न्यूट्रिएंट कंटेंट आना शुरू हो जाता है, पॉल्यूशन का इफेक्ट दिखना शुरू हो जाता है लेक में। तो फिर क्या होगा, तुम्हारा मेसोट्रोपिक सिचुएशन में वो कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है। फिर लास्ट में एक ऐसा स्टेज आ जाएगा जहाँ पे यूट्रोफिक कंडीशन क्रिएट हो जाएगा। फिर उसके बाद तुम्हारा हाइसिंथ का ग्रोथ हो जाएगा। उन्होंने एल्गी तो बोला, लेकिन एक और वर्ड यूज कर दिया, वाटर हाइसिंथ। वो भूल गए, वाटर हाइसिंथ का भी ग्रोथ बढ़ता है उसमें। ठीक है। वीड्स, ग्रोथ ऑफ वीड्स, वीड्स का ग्रोथ बहुत ज्यादा होने लगता है यूट्रोफिक लेक्स में। तो वीड्स का ग्रोथ होगा तो क्या होगा, नीचे का जो वाटर का एक्सचेंज प्रोसेस था एटमॉस्फेयर के साथ ऑक्सीजन का, वो बंद हो जाएगा। जब ऑक्सीजन का एक्सचेंज प्रोसेस रुक जाएगा, तो वैसे भी ऑर्गेनिजम्स को सरवाइव होने में डिफिकल्टीज हो जाएगी, और डेथ हो जाएगा उसका। और डेथ होने के बाद क्या क्रिएट हो जाएगा, बीओडी बढ़ जाएगा। उसको डिग्रेड करने के लिए बैक्टीरिया के पास एनफ ऑक्सीजन नहीं होगा। तो इसलिए बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड वो बढ़ जाएगा। ये पूरी स्टोरी है, यही है उसकी स्टोरी। क्या होता है, वीड्स के ग्रोथ पहले तो सनलाइट को रोक देती है, दूसरा ऑक्सीजन को कट ऑफ कर देती है। तो ऑर्गेनिज्म वैसे ही डेड हो जाएगा। ऑर्गेनिज्म डेड होते ही उसका जो फ्लैश है उसको डिग्रेड करने के लिए बैक्टीरिया के पास एनफ ऑक्सीजन नहीं है, तो बीओडी बढ़ जाएगा। तो एक यूट्रोफिक लेक का बीओडी लाके उसका टेस्ट करो, और एक फ्रेश वाटर लेक का करो, डिफरेंस समझ में आएगा, खुद ही समझ जाओगे क्या होता है। हाइपर यूट्रोफिक तो समझ ही रहे हो, एनोक्सिया जैसे बोला, लॉस ऑक्सीजन का तो लॉस वैसे ही हो रहा है, हाइपर यूट्रोफिक पे तो पूरा ही खत्म हो जाएगा। डायस्ट्रोफिक लेक जो है, वो सिर्फ ह्यूमिक और फ्लूविक एसिड से बना हुआ है। अब फिर कहानी आता है कि ह्यूमिक और फ्लूविक एसिड के बीच का डिफरेंस क्या बता पाऊंगे कृष्णा? ह्यूमिक तो और फ्लूविक एसिड के बीच सर सॉल्युबिलिटी अलग होती है जहाँ तक मुझे याद है। मतलब? एक शायद
एसिड में सॉल्युबल होता है, दूसरा शायद दोनों में सॉल्युबल होता है, ऐसा कुछ है। समझा नहीं। अ, बहुत पहले पढ़ा था सर हमने, ह्यूमस के 3 पार्ट्स, ह्यूमिन, ह्यूमिक एसिड, फल्विक एसिड। तो उनमें सबकी सॉल्युबिलिटी अलग अलग थी, कोई एल्कली में सॉल्युबल था, कोई एसिड एसिडिक कंपोनेंट में सॉल्युबल था। जहां तक मुझे याद है इन दोनों की सॉल्युबिलिटीज अलग अलग थी और कंपोजिशन थोड़ा अलग था इन दो इन इन दो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो मैं क्या बोल सकता हूँ ये सब ह्यूमस के कंपोनेंट है, ये सब के सब ह्यूमस के कंपोनेंट, ह्यूमिक एसिड एंड फ्लूविक एसिड, ये दोनों ही तुम्हारे ह्यूमस के कंटेंट हैं। अब ये नेचुरली होता है, ठीक है। तो उनकी सॉल्युबिलिटी, इसने जैसे बोला कि सॉल्युबिलिटी जो है वो डिफर करता है, तो कहाँ पे कैसे करता है वो जानना जरूरी है कि नहीं, कहाँ पे कैसे वो सॉल्युबिलिटी उसका करता है। तो अगर हम बात करें ह्यूमिक एसिड, ह्यूमिक एसिड का जो नेचर होता है, अगर वो अल्कलाइन हो, अल्कलाइन, हाईली अल्कलाइन, मतलब पीएच तुम्हारा 8 से ऊपर मान के चलो, ठीक है, तो इनसॉल्युबल होगा। ह्यूमिक एसिड इज एंटायरली इनसॉल्युबल इन तुम्हारा अल्कलाइन वाटर, अल्कलाइन वाटर में ह्यूमिक एसिड सॉल्युबल नहीं होगा। उसको क्या चाहिए, पीएच एसिडिक चाहिए। ह्यूमिक एसिड एसिडिक पीएच में ही सॉल्युबल होगा। और मोस्टली ऐसा भी नहीं है कि नहीं नहीं नहीं, अल्कलाइन सॉल्यूशन में होगा, अल्कलाइन सॉल्यूशन में होगा, पीएच जो है वो 7 से ज्यादा होना चाहिए। और कहाँ पे नहीं होगा, हाईली एसिडिक पे नहीं होगा सर। वो एसिड का पीएच कितना होना चाहिए, लेस देन 2। अगर लेस देन 2 हुआ तो वो डेफिनेटली सॉल्युबल नहीं होगा। कौन, ह्यूमिक एसिड बिल्कुल भी सॉल्युबल नहीं होगा लेस देन 2 पीएच में, ये कंडीशन लागू होता ही होता है, ठीक है। दूसरा क्या है कि हायर मॉलिक्यूलर वेट, ह्यूमिक एसिड का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो काफी ज्यादा होता है तुम्हारा फ्लूविक एसिड से। अब ऐसा क्यों होता है, देखो ये सारे के सारे ना ऑर्गेनिक कंपाउंड है, सबसे जरूरी चीज। और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमने पढ़ा है कहाँ पे, केमिस्ट्री में भी पढ़ा है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब पढ़ते हो तो सब क्या, बेंजीन के रिंग्स बनने लगते हैं, बड़े बड़े बेंजीन के रिंग्स बनते हैं। तो इसमें भी बेंजीन के रिंग्स बड़े पड़े हैं, दिखा देते हैं, वो भी देख लो। बेंजीन के रिंग्स यहाँ पे भी दिखेंगे। ये है, ये इससे क्या समझ पाओगे, ये बेंजीन के रिंग्स है बस, यही है ह्यूमिक एसिड। कॉम्प्लेक्स रिंग है और कुछ है नहीं इसमें। मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होने का मतलब है ज्यादा चेन, ज्यादा रिंग, ठीक है। तो ह्यूमिक एसिड का मॉलिक्यूलर वेट जो होता है वो ज्यादा होता है तुम्हारा कंपैरेटिवली फ्लूविक एसिड, करेक्ट। फिर क्या होता है कि ये लोग इंपोर्टेंट रोल प्ले करता है कहाँ पे, सॉइल का स्ट्रक्चर पे, न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी पे, वाटर रिटेंशन कैपेसिटी में, इन सब चीजों में ये करता है, ठीक है। कौन, ह्यूमिक एसिड। ह्यूमिक एसिड जो है वो इजीली क्या करता है, न्यूट्रिएंट को बाइंड करता है एंड रिलीज करता है, ताकि वो अच्छे से एक्सेसिबल हो जाए, ठीक है। लेकिन फ्लूविक एसिड की कहानी क्या है, वो सभी में सॉल्युबल है, ऑल पीएच में सॉल्युबल है। कौन, फ्लूविक एसिड। और लोअर मोलिकुलर वेट फ्लूविक है, एसिड। लोअर मोलिकुलर वेट है, सबसे जरूरी चीज है। और क्या है, वो जाना जाता है एबिलिबिलिटी, उसकी जो एबिलिटी होती है ना, वो न्यूट्रिएंट को ट्रांसपोर्ट करने में काफी ज्यादा हेल्प करता है। कौन, फ्लूविक एसिड,
किसके किसके बीच में? सेल मेम्ब्रेन्स में। सेल मेम्ब्रेन्स जो होता है ना, वहां पे ट्रांसफर कर सकता है, या तो सॉयल और प्लांट का जो सूट्स वगैरह है उनमें ट्रांसफर करने में हेल्पफुल होता है। कौन? आपका फ्लूविक एसिड। ठीक है, ये चीज पता होना चाहिए। अब बात आता है, ह्यूमिन नाम का भी एक चीज मौजूद, ह्यूमिन। ठीक है, तुम्हारा ह्यूमस का एक और कंटेंट है जिसको हम बोलते हैं ह्यूमिन। ह्यूमिन, ठीक है, ह्यूमस में ये कंटेंट भी मिलता है। कौन? ह्यूमिन, जो कि बिल्कुल ही सॉल्युबल नहीं, किसी भी पीएच में सॉल्युबल नहीं है। ठीक है, और सबसे ज्यादा मोलिकुलर वेट है, सबसे ज्यादा भारी वाला है, सबसे। ठीक है, तो अगर भारी है, सॉल्युबल नहीं है, तो वो कैसा कंपाउंड होगा? एकदम स्टेबल कंपाउंड होगा। ठीक है, और इसमें क्या होता है? एलिफैटिक, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन होते हैं ह्यूमिन में। ऑर्गेनिक मैटर के डिकम्पोजिशन से ही बनते हैं सब कुछ, कुछ बड़ा चीज नहीं है इसमें। ठीक है, तो ये चीज याद रखना है। इसलिए यहाँ पे लिखा है ना, ऑर्गेनिक रिच ह्यूमिक एंड फ्लूइड। तो ह्यूमस के बारे में तो पढ़ना जरूरी था। अब आता है लेक का स्ट्रेटिफिकेशन। इस पे भी क्वेश्चन, इसमें तो क्वेश्चन आया था इस बार। इस बार क्वेश्चन आया था इस पे। दिखाता हूँ, आया था क्वेश्चन, पढ़ाता हूँ उसके बाद दिखाऊंगा। ठीक है, क्वेश्चन बनाना है इसको। देखो, लेक का जो होता है ना, स्ट्रेटिफिकेशन होता है। अब लेक का स्ट्रेटिफिकेशन का क्या मतलब है समझो। लेक में तीन लेयर है। एक है एपिलिमनियन, दूसरा कलर यूज करते हैं। एक है एपिलिमनियन, एक है मेटालिमनियन, और एक है हाइपोलिमनियन। ठीक है, अब हमने जैसे डायग्राम दिखा कि मेटालिमनियन में क्या होता था, थर्मोक्लाइन हो जाता था, मतलब टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है ना। ऐसे अचानक से शार्प डिक्रीज हो जाता था टेम्परेचर, वो हमने देखा अभी थर्मोक्लाइन में। वाटर में, ओशन में भी दिख रहा था, तो यहाँ पे भी होगा वो, थर्मोक्लाइन में। करेक्ट। तो ये जो लेक में सर्टिफिकेशन हो रहा है, ये इन कारणों से हो रहा है। क्या कारण से हो रहा है? इनमें क्या होता है, कभी कभी टेम्परेचर का डिफरेंस आ जाता है, कभी कभी डेंसिटी का डिफरेंस आ जाता है, तो इन कारण से इनमें चेंजेस दिखता है। तो ये जो स्ट्रैटिफिकेशन प्रोसेस है, ये बहुत जरूरी है। अगर ये नहीं होगा ना, तो अंडर वाटर जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनका डेथ होना ना, मतलब 100% होगा ही होगा, डेथ हो जाएगा उनका। ये होना जरूरी है, नहीं होगा तो प्रॉब्लम है। क्यों है वो पढ़ेंगे। देखो क्या होता है, जब विंटर होता है, काफी चिल एयर है आउटसाइड में लेक के, लेकिन सरफेस जरूर कूल हो जाएगा, और वो डेंस हो जाएगा और सिंक कर जाएगा बॉटम। ठीक है, eventually the entire lake reaches to 4 degrees Celsius. As the surface water cools even more, it becomes less dense and floats on the top of the dense 4 degree water, forming ice at zero. मतलब क्या है कि सरफेस का वाटर फ्रीज हो रहा है कि नहीं? कहाँ पे होता है ये, वो भी दिखाते हैं। दिखाना जरूरी है, आए बिना कैसे होगा। अरे गेम ऑफ थ्रोन्स में क्या नाम था उसका, देखा है तूने? गेम ऑफ थ्रोन्स पे क्या नाम था उसका? कूलिंग वाटर सरफेस मॉन्स्टर, कुछ याद नहीं आ रहा मेरे को, लेकिन फिर मैं लिखता हूँ, देखता हूँ। हाँ, हाउंड फ्रोजन लेक, फ्रोजन लेक ट्रैप्स, ये वाला। देखो फ्रंट, देखो यहाँ पे जो है ना, ये जो चीज है, ये आएंगे,
आएंगे तो क्या इसमें गिरेंगे? चला आ रहा है ये, ठीक है, लेकिन क्या इसके नीचे का जो पानी होगा वो पानी होगा या आइस होगा, ये बात चल रही है। ये जो सीन है, पानी होगा सर। पानी होगा। क्यों पानी होगा? कि ऊपर का जो लेयर है ना, वो तुरंत फ्रीज कर गया है, क्योंकि वो एटमॉस्फेयर के साथ लिंक्ड है और क्लाइमेट जो है ठंडा है, तो वो तुरंत फ्रीज कर गया विंटर सीजन में। जबकि नीचे का जो पानी है उसको तो टाइम लग रहा है फ्रीज होने में, है कि नहीं? नीचे का पानी को टाइम लग रहा है फ्रीज होने में। तो उसमें से क्या होता है, नीचे जो एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं वो बड़े आराम से वहां पे सरवाइव कर जाते हैं, क्योंकि अगर फ्रीज हो गया रहता तो मछली खाने लायक बन गई होती, है कि नहीं चांदी? हाँ जी हाँ जी। क्यों सुदेशना, माछ खाबो? मछली खाने लायक हो जाती अगर वो फ्रीज कर जाता तो, समझ रहे हो? तो ये हो सकता है, लेकिन वो हो नहीं रहा है, क्योंकि नीचे का लेयर जो है वो काफी हद तक अभी भी गर्म है। तो मछली वहां पे आराम से खेल पा रही है और रह पा रही है। तो विंटर में ये स्ट्रेटिफिकेशन होना बहुत जरूरी। अगर वो यूनिफॉर्म हो जाता तो दिक्कत हो जाता वहां पे, नीचे का लेयर गर्म नहीं होता तो वो ऑर्गेनिज्म सरवाइव नहीं कर पाता। यही कारण है। फिर क्या होता है कि धीरे धीरे स्प्रिंग आता है, स्प्रिंग आने से आइस का मेल्टिंग शुरू होता है, सरफेस गर्म होने लगता है। उसके बाद क्या होता है, वार्मिंग बढ़ेगा। वार्मिंग बढ़ने की वजह से क्या होगा, जो पानी ऊपर फ्रीज था वो सिंक कर जाएगा। सिंक करने की वजह से क्या होगा, तुम्हारा पानी, ऊपर वाला पानी और नीचे वाला पानी दोनों मिक्सिंग हो जाएंगे। और इसी मिक्सिंग को क्या बोला जाता है, टर्न ओवर। एक के ऊपर एक टर्न करके चढ़ने लगते हैं, इसको हम बोलते हैं टर्न ओवर। ये चीज हो रहा है, ठीक है। फिर समर सीजन आएगा, धीरे धीरे ईयरली समर स्प्रिंग निकल जाएगा, ठीक है। तो स्प्रिंग समर निकलने के बाद क्या होगा, ऊपर का सरफेस गर्म, अगेन ऊपर का सरफेस गर्म, तो नीचे का सरफेस ठंडा। फिर स्ट्रेटिफिकेशन शुरू हो गया समर में, अचानक से फिर स्ट्रेटिफिकेशन आ गया समर। ऊपर का लेयर वार्म, मिडिल लेयर जो है मिक्स्ड जोन है, उसके बाद नीचे का लेयर जो है वो फिर से ठंडा हो गया। तो इसको एक डायग्राम से समझोगे तो और बढ़िया से समझ, ये देखो, ठीक है। ये बहुत बार क्वेश्चन में पूछता है, बस समझने की जरूरत है कि क्या हो रहा है। देखो विंटर का सीजन जैसे मैंने बताया, ऊपर का सरफेस पे देखो स्ट्रेटिफिकेशन है, ऊपर का सरफेस फ्रीज्ड है, उसके बाद ये है, उसके बाद ये है। 0 डिग्री सेल्सियस, 2 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री, 4 डिग्री, 4 डिग्री, ठीक है। स्प्रिंग में क्या हुआ, सब चार हो गए, मतलब पूरा मिक्सिंग शुरू हो गया, टर्न ओवर हो गया, गर्मी शुरू हो गया, पानी मेल्ट कर गया और पूरा का पूरा रुक गया। स्प्रिंग तो समझ रहे हो ना, हल्का हल्का बारिश आने लगा, तो वो तो मेल्ट कर ही देगा बर्फ को, करेक्ट। उसके बाद क्या आता है, एक सीजन और भी है, पतझड़ का सीजन, जिसको हम ऑटम बोलते हैं। उस समय में भी हवा बहुत तेज चलती है। ऑटम में, पतझड़ के समय में हवा बहुत तेज चलती है। तो हवा जब तेज चलेगी तो वो तो पानी के सरफेस को ऐसे प्रेशर देगी, इधर जिधर प्रेशर देगी मूव करवाएगी। तो मूव करवाते करवाते वो भी टर्नओवर करवा ही देती है। कौन? हमारा ऑटम में। तो क्योंकि अगर पूरा का पूरा मिक्सिंग शुरू हो गया तो डेफिनेटली ऑक्सीजन का जो लेवल है वो कांस्टेंट हो जाएगा पूरे में, क्योंकि ऑक्सीजन पूरा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा अगर पानी मिक्स होना शुरू हो जाएगा। लेकिन विंटर में ऐसा नहीं था। विंटर में क्या हो रहा था, विंटर में जो ऊपर का हिस्सा था वो तो कनेक्ट था हवा से, एटमोस्फेयर से, तो उसमें ऑक्सीजन ठीक ठाक था। लेकिन जैसे जैसे वो बर्फ से ऊपर का लेयर ढकने लगा, नीचे में ऑक्सीजन का लेयर तो कम होने लगा। विंटर में ये हालत थी। अब समर में क्या हो रहा है, देखो समर में तुम एक चीज देखो, विंटर में तीनों लाइन एक बढ़िया सा दिख रहा है, लेकिन समर में जब आ जाते हो क्या हो रहा है, समर में ये जो बीच वाली लाइन है वो पतली हो जाती है। जो मेटालिमिनियन वाला जोन है, जो बीच वाला जोन है ना, वो पतला हो जाता है। क्यों हो जा रहा है, क्योंकि ऊपर का लेयर बहुत गर्म और नीचे का लेयर बहुत ठंडा हो जा रहा है।
और बीच का लेयर ना एब्सेंट ही हो जा रहा है एकदम से, तो बीच का लेयर दिख ही नहीं। और इसमें भी ऑक्सीजन वैसे ही बिहेव कर रहा है, घटते जा रहा है। ठीक है, तो ये चीज समझ में आना चाहिए कि ये है तुम्हारा लेक स्ट्रेटिफिकेशन का कहानी। लेक ऐसे स्ट्रेटिफाई करता है। करेक्ट, ये चीज समझो। ऑक्सबो लेक ये सब जो है, ये सब कॉन्सेप्ट है, जिसे दिखा देता हूँ। ऑक्सबो लेक क्या होता है देख लो। वैसे तो ये आएगा नहीं, ऑक्सबो लेक तो नहीं आएगा। ये होता है ऑक्सबो लेक। सर एक बार पूछा था आप बोले। ऑक्स एक्चुअली में ऑक्टोपस के नाम से आया है। ऑक्टोपस के नाम से ऑक्स। ऑक्स नहीं, नहीं ऑक्टोपस नहीं। ऑक्स, ऑक्स मतलब क्या होता है? वो बैल, बैल का ऊपर का कुब्जा जो नहीं निकलता है पीठ पे, वही बन रहा है। ओके ओके। नॉर्मल स्ट्रीम से थोड़ा हट के कुब्जा बन रहा है, दैट इज ऑक्सफोर्ड। अब ये हो क्या रहा है? क्योंकि जो रास्ता है वो काफी घूमता हुआ मेंडर करते हुए आ रहा है। तो इन पॉइंट्स पे क्या होता है, जब यहाँ पे ये टर्न लेता है ना, जब रिवर यहाँ पे टर्न लेता है, तो इस जगह पे क्या करता है, सेडिमेंट डिपॉजिट करना शुरू कर देता है। तो सेडिमेंट डिपॉजिट कर देगा तो क्या होगा, वो और सेडिमेंट डिपॉजिट करेगा, और सेडिमेंट डिपॉजिट करेगा। जहां जहां टर्न है वहां पे सेडिमेंट डिपॉजिट करेगा, तो पानी अपना चैनल को अलग करने लगेगा। यहाँ इस फिगर में दिखेगा तुमको, ये रहा, ये वो फिगर है। देखो आ रहा है, इरोड कर रहा है, घूम रहा है, मियंडर, घूमना मतलब मियंडर कर रहा है, और सेडिमेंट डिपॉजिट करते हुए जा रहा है। तो धीरे धीरे सेडिमेंट डिपॉजिट करके वो क्या होंगे, पास आ जाएंगे। ये होता है ऑक्सबो लेक। ठीक है, ये चीज ऑक्सबो लेक की कहानी है। लिथोस्फीयर अभी नहीं पढ़ेंगे हम, एटमोस्फेयर के पोर्शन में घुसे हुए थे, तो एटमोस्फेयर पे ही जाएंगे। लिथोस्फीयर अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है। वो लिथोस्फीयर, अरे यार क्या हो रहा है, अभी लिथोस्फीयर में नहीं जाएंगे क्योंकि वो लिथोस्फीयर अलग टॉपिक है। हाँ, स्केल्स हो। ओके, अब देखो एटमोस्फेयर में ना कुछ स्केल्स हैं। ठीक है, स्केल्स का मतलब क्या है कि जैसे कि खड़े खड़े तुम्हारे सामने ही एक हवा का छोटा छोटा टॉर्नेडो बन जा रहा है। ठीक है, कहीं पे डेजर्ट में खड़े हो, और डेजर्ट में छोटा सा एक भवंडर बन रहा है, हवा का एक भवंडर बन जा रहा है। तो उसको क्या बोलेंगे, माइक्रो स्केल। टर्बुलेंस, छोटे छोटे बनते हैं। ठीक है, धीरे धीरे जब ऊपर जाते हो, थंडरस्टॉर्म, टॉर्नेडो बड़े बड़े बनने लगते हैं। ठीक है, वो स्केल क्या होता है, मेजो स्केल होता है। फिर क्या होता है कि ऐसा स्केल जो तीन चार कंटिनेंट को इन्वॉल्व कर रहा है। ठीक है, ऐसा सर्कुलेशन हवा का जो तीन चार कंटिनेंट को इफेक्ट कर रहा है, उसको सिनॉप्टिक स्केल में कंसिडर किया जाता है। ठीक है, जिसके मानसून है। मानसून बहुत सारे जगह में पाया जाता है। मानसून खाली इंडिया का फेनोमेना नहीं है, मैं तुमको बता रहा हूँ। सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड जो है वो पूरे वर्ल्ड में होता है। मॉनसून का डेफिनेशन होता है सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड, मतलब अचानक से हवा का डायरेक्शन, दिशा बदल जाना, उसको हम मॉनसून बोलते हैं। तो मॉनसून सिर्फ इंडिया में नहीं हो रहा है, या सिर्फ इक्वेटर में, इन सब जगहों में नहीं दिख रहा है, वो पूरे वर्ल्ड में दिख रहा है। लेकिन नाम उसके अलग अलग है। कहीं पिंकू है, पिंकू, कहीं कहीं नाम दिया गया है उसको, अलग अलग विंड के नाम दिए गए हैं। ठीक है, तो इस तरीके के जो वेव्स है जो तीन चार कंटिनेंट्स को इफेक्ट कर रहे हैं, उस तरीके के जो स्केल्स हैं उसको हम सिनॉप्टिक स्केल्स में कंसिडर करते हैं। ठीक है, ये भी नहीं आता है, बट जान लो कि माइक्रो स्केल का कितना अमाउंट होता है। 1 किलोमीटर या लेस होता है, मेजो स्केल 1 किलोमीटर से 1000 किलोमीटर के बीच में होता है। ठीक है, सिनॉप्टिक स्केल जो है वो 1000 किलोमीटर से ऊपर का होता है। बस इतना तुमको समझ के याद है। टॉर्नेडो ट्विस्टर ये सब नहीं पूछेगा यार, टॉर्नेडो ट्विस्टर्स नहीं पूछ रहा है इसका। हाँ, हम क्वेश्चन देखने वाले थे, थोड़ा क्वेश्चन पे चलते। क्वेश्चन जरूरी।
कहाँ गया क्वेश्चन? उसके बिना तो कोई फायदा ही नहीं पढ़ने का। ओके। इसी पे क्वेश्चन आया था, कहाँ गया वो? ये तो बनाना पड़ेगा तुम्हें, ग्लोबल लेटेंट हीट फ्लक्स वो पढ़ाएंगे। वो क्वेश्चन कहाँ गया? लिमिनियन वाला क्वेश्चन आया था। हाँ, एक स्टेबिलिटी का कॉन्सेप्ट है, वो भी पढ़ाएंगे, वो काफी अच्छा कॉन्सेप्ट है। स्टेबिलिटी का कॉन्सेप्ट समझोगे तो मजा आ जाएगा। अच्छा, ये क्वेश्चन बताना। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बताना। चांद जी, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, पता है आपको? नहीं पता। ये गलत भी लगा सकता है, तुम सोच के बताओ। पहले अजय क्या क्वेश्चन पूछा है? अजय पढ़ेगा क्वेश्चन। अजय क्वेश्चन पढ़ना। Consider the following statements and choose the incorrect statement. सबसे जरूरी चीज है, यहाँ पे बोला है इनकरेक्ट स्टेटमेंट। जी। तो देखना, पढ़ो पहला स्टेटमेंट क्या लिखा है। Ozone partially absorbs UVB in stratosphere. कल पढ़ाया था ये चीज। Yes, sir. Captain सही है reaction या number गलत? one, sir. सही है या गलत है? Yes, sir. ये Yes, sir. सही है, सही है सही है, तो। सही है। क्योंकि ओजोन जो है वो तुम्हारा 95% ही एब्जॉर्ब कर पाता है यूवीबी को। 5% फिर भी तुम्हारा ट्रोपोस्फेयर में घुस जाता है। करेक्ट, ये Yes, चीज पता है। दूसरा वाला हम्म, चांद जी, सही है या गलत है? वो बिना इलेक्ट्रिसिटी अपने तो भी लगता है सप्रेशन टू पार्टिकल formed by solution of H2O, AgSO4 and energy. इसको जानने के लिए ना हमने एक कंसेप्ट पढ़ा था कुछ दिन पहले, जिसको हम बोलते थे पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड रिएक्शन। ठीक है, ये हमने पढ़ा था कुछ दिन पहले। कुछ दिन शायद सेजल थी नहीं, मेरे को लग रहा है। ये कंसेप्ट हमने पढ़ा था कुछ दिन पहले। ठीक है, तो इसमें क्या होता था वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखो क्या होता है कि जब, एक तो पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड का नाम से पता चलता है, एक तो पोल में होना चाहिए वो क्लाउड। दूसरा चीज है वो स्ट्रेटोस्फेरिक पे मिलना Stratosphere चाहिए। में ठीक है। और तीसरा वो क्लाउड होना चाहिए। करेक्ट। अब बात है कि अगर पोल्स में है, स्ट्रेटोस्फेयर में है और क्लाउड है, और उस समय पे क्या हो रहा है और उस समय क्या नहीं हो रहा है, वो चीज देखा जा रहा है। जैसे कि विदाउट पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड, अगर ये पोल्स वाला
क्लाउड नहीं है स्ट्रेटोस्फेयर का, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि नॉर्मल जो सीएफसी मॉलिक्यूल ऊपर उड़ के जा रहा होगा वो अल्ट्रावायलेट से टूट के क्लोरीन बनता होगा, और क्लोरीन तो ओजोन को तोड़ता ही है। तो क्लोरीन यहाँ पे दिख रहा है कि ओजोन को वो तोड़ रहा है, तो ओजोन को तोड़ के एक कंपाउंड बना रहा है जिसको हम बोल रहे हैं ClO। लेकिन एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी मौजूद है, उससे वो रिएक्ट करके क्या बनाता है, ClONO2। और अगर मीथेन मिल जाए तो HCl बना देता है। लेकिन ये दोनों जो कंपाउंड है ना, ये नॉन रिएक्टिव नेचर के। कौन, ClONO2 और HCl, वहां पे एटमॉस्फेयर में उस हाइट पे ये नॉन रिएक्टिव होते हैं। बट जैसे ही पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड पहुंच जाएगा, जिसका कंपोजिशन क्या होता है, HNO3 और वाटर। वाटर मतलब आइस क्रिस्टल, आइस क्रिस्टल के अंदर तुम्हारा HNO3 मौजूद होता है, किसमें, पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड। उसका कंपोजिशन यही है, वाटर ड्रॉपलेट्स प्लस HNO3। तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये जो नॉन रिएक्टिव स्पीसीज थे ये रिएक्ट करना शुरू कर देंगे, और वो क्या बना देंगे, एक क्लोरीन का दो मॉलिक्यूल बना देंगे, क्योंकि क्या होगा, अगेन यूवी में टूट जाएगा और दो क्लोरीन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये जो दो क्लोरीन में कन्वर्ट हुआ वो दो बार ओजोन को तोड़ेगा। जहां यहाँ पे एक टूट रहा था, यहाँ पे दो बार टूट रहा है ओजोन। ठीक है, और वो दो ClO दो कंपाउंड बनाएगा। ठीक है, अब ये जो बन रहा था पहले ये बनेगा ही नहीं, ये कंपाउंड इतना जल्दी बनने लगेंगे, दो ClO ये खुद ही में रिएक्ट करके ये कंपाउंड बना देंगे Cl2O2, या तो ऑक्सीजन को रिलीज कर देंगे। फिर क्या होगा, ये फिर टूट जाएगा, कौन, ये विजिबल लाइट से फिर टूट जाएगा, ऑक्सीजन उड़ जाएगा और क्लोरीन फिर टूट के यहाँ पहुंच जाएगा। तो ये चेन रिएक्शन कंटिन्यूअसली बनना शुरू हो जाता है, जिसके वजह से क्या प्रॉब्लम होता है कि ओजोन की जो परत है वो धीरे 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 पतली होने लगती है। अच्छा, एक चीज और बताओ, ओजोन होल का अर्थ क्या है, ओजोन में गड्ढा, चांद जी। थिनिंग ऑफ दी ओजोन लेयर। थीनिंग मतलब ओजोन का जो लेयर है वो पतली हो रही है ना। तो यहाँ पे एग्जैक्टली वही चीज बोल रहा है। तो पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड कर क्या रहा है, ये पतला कर देता है लेयर ओजोन का। तो ओजोन होल हुए थे इसके वजह से। तो ये जो यहाँ पे सेकेंड स्टेटमेंट दिया है, क्या ये गलत है, ये सही है? अब बताइए, आप अब समझ गए हैं कॉन्सेप्ट? ये सही है सर, फिर करेक्ट है। सही है। कन्वर्जन ऑफ इनएक्टिव टू एक्टिव क्लोरीन, इनएक्टिव था वो करेक्ट। क्लोरीन, उसको एक्टिव क्लोरीन में कन्वर्ट कर दिया, ऑकर्स एट द सरफेस ऑफ पार्टिकल फॉर्म बाय द सॉल्यूशन ऑफ H2SO4 NH3। ठीक है, मतलब HNO3 और H2 वो होना ही चाहिए, H2SO4 तो एडिशन है, वो तो उसमें आ ही जाएगा, नहीं आएगा तब भी चलेगा। ये दोनों कंपाउंड है तो मतलब होगा ही होगा वो पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड। ठीक है, तीसरा बोलता है ब्रोमीन कंटेनिंग हाइड्रोजन फ्री सब्सटेंस हेलोन्स डू नॉट हैव ओजोन डिप्लीटिंग पोटेंशियल। क्या लगता है हेलोन्स के पास ओजोन ये डिप्लीटिंग इनकरेक्ट पोटेंशियल है, नहीं है? ये इनकरेक्ट है। करेक्ट है सर। ये ओजोन इनकरेक्ट, क्योंकि डिप्लीटिंग। हेलोन सारे के सारे ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस में आते हैं। ठीक है, डी नाइट्रिफिकेशन ऑफ लोअर स्ट्रेटोस्फेयर एक्सटेंड लाइफ ऑफ दी एंटार्क्टिक ओजोन होल, ये तो सही है भाई। नाइट्रिफिकेशन हो रहा था तभी तो वहां पे स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड जो था वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था। अगर डीनाइट्रीफाई कर दोगे तो नहीं होगा, अंटार्कटिक का ओजोन होल बनेगा ही नहीं, जो कि पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड में जो नाइट जो है वो होगा ही नहीं। करेक्ट। तो इस तरीके से आंसर सोच के देते तो ये क्वेश्चन भी सही हो जाता। ये हुआ था तुम्हारा सुदेश ये में? सही था सर, ये सही था सर। ऐसा ही क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में भी था कि इनकरेक्ट करेक्ट बताओ, उसमें भी यही ये ऑप्शन था, थर्ड वाला देखो ऑप्शन ये उसमें भी भी। आया है, ये भी पढ़ाया था मैंने, चलो इसको बताओ, ये तो बता सकते हो। appearance of free oxygen on earth,
पहला होगा या दूसरा होगा, क्या होगा? तो सबसे लास्ट में तो शायद सर ए होगा, मतलब अगर यंगेस्ट देखा जाए, हम्म, सेटिंग अप ऑफ मॉनसून क्लाइमेट ऑन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, उस हिसाब से देखो तो मेरा ये ऑप्शन मैंने 3 किया था। मैंने कहा कि सेटिंग ऑफ द मॉनसून नहीं, वो क्लाइमेट सबसे बोला आगे हुआ होगा। अरेंज द फॉलोइंग जियोलॉजिकल एंड पैलियोक्लाइमेटिक इवेंट फ्रॉम तो ओल्डेस्ट टू ओल्डेस्ट टू यंगेस्ट यंगेस्ट। कहा ना, हाँ तो हाँ, मैंने ठीक है यंगेस्ट ठीक। देख लिया कि सेटिंग सबसे लास्ट में ही हुआ होगा, सबसे यंग यही रहा होगा, एक ही ऑप्शन था। कैसे बात कर रहे हो? मैंने तुमको अर्थ की हिस्ट्री पूरी पढ़ाई थी, जियोलॉजिकल Last टाइम में स्केल। share हाँ सर, जियोलॉजिकल टाइम पढ़ा स्केल था। में क्या पढ़ाया था मैंने तुम्हें? सबसे पहले क्या हुआ था? appearance of free oxygen on the surface. एग्जैक्टली exactly, तो पहला क्या होगा? ओल्डेस्ट। C. सी। क्या सुदेशना? सब गलत कर दिया, मुझे लगा मॉनसून सबसे लास्ट में आया होगा कैसे इंडियन कैसे? सब कॉन्टिनेंट में। अरे तो उससे क्या मतलब है? सी तो पहला आएगा ना। कहाँ पे सी पहला है बताओ? पूछा ऑप्शन तो नंबर 1। ओल्डेस्ट टू यंगेस्ट है ना। यस। तुमको जब पूछा ही है क्वेश्चन में ओल्डेस्ट टू यंगेस्ट, ठीक है। और मैंने तुमको स्टोरी बताई थी जियोलॉजिकल टाइम स्केल की। वॉल्केनिक इरप्शन हुआ, गैसेस बाहर निकले, क्लाउड्स बने, क्लाउड्स बनने के बाद पानी बना, पानी बनने के बाद ब्लू ग्रीन एल्गे आया, ब्लू ग्रीन एल्गे ने ऑक्सीजन बढ़ा दिया अर्थ ऑप्शन पे। रिलीज कर दिया। यस सर। एग्जैक्टली exactly. और होमो सेपियंस तो बाद में आए हैं, ह्यूमन ना। ह्यूमन तो लास्ट मुझे में ही ल, आया है। मुझे लगा सर कि तब लगा कि अब कि मॉनसून लास्ट में आया मॉनसून नहीं हो होगा, सकता। हमारा ही। मॉनसून कैसे? मॉनसून तुम एक चीज सोचो, मॉनसून लास्ट में कैसे आ सकता है? मुझे लगा सर क्लाइमेटिक पैटर्न में पहले ये नहीं रहा होगा इंडियन सब मॉनसून नहीं रहा कॉन्टिनेंट में, होगा, मॉनसून नहीं रहा मतलब होगा कुछ और ऐसे तो। रहा होगा हमारा क्लाइमेटिक पैटर्न, ये शायद लेकिन तुमने मोर ये और वाला तो लेस। नहीं, एक्चुअली तुमने इसको नहीं पढ़ा ना। ये बहुत जरूरी हाँ स्टेटमेंट था। हाँ, मैंने वो ए वाला देखा, फिर मैंने ऑप्शन में देखा ए एक ही में है, और मैंने बाकी पढ़ने का मेहनत ही नहीं किया। पढ़ने का कोशिश ही नहीं किया, वही गलत। हम्म, ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पे गलती हुई है। तुमने भी वही 3 लगाया जो इसने लगाया बेवकूफ, तो भी ये है। ठीक है, तो ये नहीं होना चाहिए था। तो ऐसे क्वेश्चन अगर नहीं करोगे सही तो कौन बचा सकते? तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। सेजल, समझ में आया? सर नंबर तो मेरे भी बड़े कम है। नहीं नहीं, उससे मतलब नहीं है, उससे मतलब नहीं है। आपको आपके गलती का रियलाइजेशन है ना, कम से कम गलत है नहीं है वो जरूरी है। वो वाला क्वेश्चन ढूंढ रहा हूँ ना मैं, हाइपरलिमियन एपिलिमियन पे। वो क्वेश्चन आता है, वो क्वेश्चन आया है और वो क्वेश्चन मेरे को मिल गया है। असेसमेंट कन्वर्जन, लेट्स सॉल्व बॉडी। ये बताओ, ये तो इजी होना चाहिए। ग्लोबल क्लाइमेट चेंज, इट विल इंक्रीज एसिडिटी ऑफ द ओशन। सही है, ये गलत है चांद जी? सर ग्लोबल क्लाइमेट चेंज से एसिडिटी कैसे इंक्रीज होगी? क्यों नहीं होगी? वो तो सर वार्मिंग हो गई ना। कैसे? CO2 रिलीज होगा ज्यादा। CO2 रिलीज होगा तो ओशन वाटर में डिजोल्व नहीं होगा, बाइकार्बोनेट नहीं बनाएगा। वो कार्बोनेट हाँ जी। पंप भूल गए हैं? कार्बोनेट पंप वाला कहानी बनेगा ना, ठीक जिससे ठीक ठीक। पानी की एसिडिटी बढ़ेगी ना। तो ए तो ओके करेक्ट है ओके। 100%। ए 100% करेक्ट है। एसिडिटी होगा, इट में एक्सिलरेट सॉयल सैलिनाइजेशन। सही है। सही है सर।
इट एक्सीलरेट द इंसिडेंस ऑफ कोरल ब्लीचिंग। देखो कोरल कोरल की कहानी आती है। कोरल हाँ सर, मुश्किल से कोरल की 15 ब्लीचिंग भी होगी ना। 15 से 25 डिग्री सेल्सियस सह सकता है, उससे ज्यादा नहीं। कोरल ब्लीचिंग का अर्थ है उसके सेल्स जो है वो डेड हो जाएंगे और वो व्हाइटिश हो जाएगा। एक्सेलरेट द ब्लीचिंग इंसिडेंस, हाँ ब्लीचिंग का सर ये भी मतलब है करेक्ट है। ब्लीच डालते हो तो व्हाइटिश कलर का ब्लीच होता वाइट, है। हाँ वाइट होगा हाँ है तो ना, कोरल ब्लीच उसमें होता है। अल्गल कंटेंट मर जाएगा ना। एग्जैक्टली जो एग्जैक्टली। अल्गल पार्ट तो है ब्लीच उसका कर जो। जाएगा, खत्म। तो ये भी 100% करेक्ट। तो करेक्ट है। ए और डी तो होने ही चाहिए ऑप्शन में। ए और डी नहीं है तो ओके, आंसर नहीं बनेगा। करेक्ट। तो सब में फिर ए आता डी तो है, सब में। हाँ वो इसलिए हम अभी नहीं जा रहे, आगे बढ़ते हैं दूसरी चीज पे। फिर आता है कि इट में एक्सेलरेट द सॉइल सैलिनाइजेशन। ऐसा है क्या? सॉइल सैलिनेशन होगा क्या? ग्लोबल क्लाइमेट चेंज सॉइल सैलिनाइजेशन कैसे कर सकता है? सर वो पानी एवापोरेट हो जाएगा, पीछे साल्ट कंटेंट बच जाएगा साहिल में। हम्म वाटर एवापोरेट हो जाएगा ना, हम्म, तो साल्ट कंटेंट बच जाएगा पीछे ज्यादा, तो सैलिनाइजेशन तो होगी। तो होगी। ये तो सही है। जी, हाँ वो तो होगी। तो ये करेक्ट है फिर सी। एग्जैक्टली करेक्ट हो। बी भी होना चाहिए बीच में। एक्चुअल में एग्रीकल्चर लैंड में हम जो पानी यूज करते हैं, वो अगर बहुत ज्यादा एवापोरेट हो जाए तो उसमें से देखना, जब पानी एवापोरेट करता है तो सॉइल पे ना वाइटिश वाइटिश कलर का ना छोटे छोटे क्रिस्टल्स दिखते हैं। ठीक है। जी, तो वो सॉल्टी होते हैं। ठीक है। तो वो अगर बहुत ज्यादा हो जाए तो वो भी होगा। तो सी भी होना चाहिए। तो ये दोनों तो बी भी वैसे ही होना कट चाहिए। गए। ए और बी कट गए हैं हाँ अभी। अब हाँ। बचते हैं 3 और 4। तो ठीक है। तो 3 और 4। labile labile pool of carbon in soil कार्बन इंसान will मोबिलाइज। mobilize faster। ये labile pool क्या है बता सकते हैं? labile pool किसको बोलते हैं? ये जो सॉल्युबल कंटेंट होता है कार्बन का उसमें। नहीं, labile pool का देखिए अर्थ ये होता है कि ऐसा एक चीज जो कि इजीली क्या हो, एक्सचेंज कर सके अपने आप को। सॉल्युबिलिटी नहीं, इजीली एक्सचेंज कर सके। इजीली एक्सचेंज कर सके मतलब किसी के अंदर जा सके, किसी के अंदर से आ सके। इस चीज को हम बोलते हैं लबाइल पूल। ठीक है। जैसे कि न्यूट्रिएंट्स की बात करते हैं, न्यूट्रिएंट्स कार्बन, नाइट्रोजन, आयरन, ये सब लबाइल पूल्स होते हैं। ठीक है। न्यूट्रिएंट्स वगैरह जो होते हैं वो लबाइल पूल होते हैं। तो लबाइल पूल जो होगा वो मोबिलाइज होगा फास्टर रेट पे। ठीक है। हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। सॉइल इरोजन होने की चांसेस हैं, लबाइल पूल हो जाएगा ग्लोबल उसमें। तो बी ऑप्शन भी करेक्ट है, कोई गलत नहीं है उसमें। अब आता है एक चीज जहां पे इसने घुमा दिया है, एरोगोनाइट। एरोगोनाइट का कंपोजिशन जानता है कोई? सर नहीं पता है, गुनाइट का कंपोजिशन नहीं पता। CaCO3 ही है। सी कैल्शियम है सी है। कार्बोनेट ही है। अच्छा वही है वो। कैल्शियम। कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट ही है, बस ये कार्बोनेट। ऑर्गेनिज्म वाला कैल्शियम कार्बोनेट। कौन सा सर ये? ऑर्गेनिज्म के अंदर जो कैल्शियम कार्बोनेट नहीं होता है वो होता है। अच्छा ठीक 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 ठीक। समझ रहे हैं? ये ओके वही है, ओके। ये वही चीज है। अच्छा, डिजॉल्व ये इन द वही सी चीज। वाटर। तो ग्लोबल वार्मिंग के वजह से जो एरागोनाइट है वो ज्यादा कैसे डिजोल्व करेगा। ठीक है। अब बात करते हैं कि जो डिजोल्यूशन है वो क्यों बढ़ेगा। अगर बात करता हूँ, एक बहुत ज्यादा टेम्परेचर है पानी का। ठीक है। तो वो क्या करेगा, वो एक्सचेंज प्रोसेस को बढ़ा देगा। पहला बात तो, अगर एक्सचेंज प्रोसेस को बढ़ा देगा तो क्या होगा कि CO2 होल्डिंग कैपेसिटी उसकी कम हो जाएगी। तो जो ओशन है वो एक्सेस अमाउंट में, जैसे कि बोला कि इंक्रीज एसिडिटी हो रहा है, तो जितना ज्यादा एसिडिक नेचर क्रिएट होने लगेगा
तो बैठेगा भी तो वो कैल्शियम के साथ रिएक्ट भी तो करेगा, बाइकार्बोनेट का फॉर्मेशन होगा, तो कार्बोनेट को बैठना भी तो है, कैल्शियम के साथ एक्सचेंज करके उसको बैठना भी तो है। तो वो बैठने की कोशिश करेगा, ये एरागोनाइट जो है बहुत ज्यादा डिजोल्व होके वो बैठने की कोशिश करेगा। क्योंकि ये कोई भी जानता है कि अगर हमको सैचुरेशन स्टेज को तोड़ना है तो उसको हीट कर दो, करेक्ट। तो ग्लोबल वार्मिंग भी पानी को हीट कर देगा, पानी को हीट कर देगा तो उसका सैचुरेशन स्टेज टूट जाएगा और उसमें डिजोल्यूशन फिर से हो सकता है। चीनी को एक बार घोल के सैचुरेट करने के बाद उसमें और चीनी तभी ऐड कर सकते हो ना जब पानी को गर्म करोगे। एग्जैक्टली इसमें भी वही चीज है, पानी गर्म होता रहेगा तो और एरागोनाइट जो है वो डिसॉल्व होने लगेगा। वो डिजॉल्व होता रहेगा। एग्जैक्टली तो इसलिए ABCD। ठीक है, ए बी सी डी ई भी है। ई भी है। ओके, सारे फोर्थ ऑप्शन। फोर्थ ऑप्शन। सर अच्छा आपने फोर्थ। बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया इसको। अच्छा एक्सप्लेन नहीं है, हम साइंस पता है ना हम लोग को। जब साइंस जी पता जी। हो तो साइंस से सोचेंगे तो सब चीज सही लगेगा, गलत क्यों लगेगा। बस साइंस जानने की जरूरत होती है, साइंस जहाँ गड़बड़ाएगा वहां सब गड़बड़ाएगा, वहां पे आप नहीं बना पाओगे ठीक। जब तक साइंस सही है तब तक कोई रोक ही नहीं सकता है। हाँ ये रहा, इसी क्वेश्चन को ढूंढ रहा था इतने देर से, अब ये बता दो आप, इसके बाद छोड़ देंगे। Hypolimnian in lake is poorly mixed compared to epithelium. Well, stability and हाइपोलिम्नियन इन लेक इज पुअरली मिक्स्ड कंपेयर टू एपिलिम्नियन, ऐसा है क्या? नीचे वाला ए नीचे क्या? वाला एरिया हो गया हाइपोलिम्नियन आंसर। इन लेक इज पुअरली मिक्स्ड कंपेयर टू एपिलिम्नियन, सही बात है ये? है या नहीं है चांद जी? तेज तेजल, तेजल है या तेजल है तुम्हारा नाम? तेजल ही है ना? तेजल। हाँ तेजल टी। तेजल। हाँ टी। क्या सही है स्टेटमेंट, तेजल? सही है सर। सही है, क्यों? क्योंकि हाइपोलिम्नियन में हाइपोलिम्नियन जो ऊपर वाली लेयर होती है। हाँ ऊपर वाली लेयर होती है तो नहीं ऊपर नहीं, एपिलिमियन ऊपर होता है। हाँ एपिलिम्नियन ऊपर होता है तो एग्जैक्टली ये बीच वाली हाइपोलिमियन कहाँ है? नीचे है। नीचे है। तो नीचे वाली लेयर कब से मिक्स होने लगी? ऊपर वाली नीचे लेयर ही तो वाली मिक्सिंग होगी, क्योंकि उसी में तो आके डिसॉल्व करेगा सारा मिनरल, सारा सल्यूट जो भी आएगा बाहर से वो वही डिसॉल्व करेगा, है कि नहीं ऊपर अजय? लेयर सर बॉम हो, अभी जी डायग्राम में सर। पढ़े थे ना हम लोग ऊपर में। तो ये तो सही बात है, गलत कहाँ है? सही है ये, तो ये स्टेटमेंट आंसर नहीं होगा। तो पहला स्टेटमेंट तो कट गया भाई। फिर बोलता है एज समर प्रोग्रेस स्टेबिलिटी इंक्रीजेस बिकॉज एपिलिमियन कंटिन्यूज टू वार्म while hypolimnion remain at a fairly constant temperature। सही है ना? ऊपर वाला लेयर तो गर्म होगा ही, हाँ समर प्रोग्रेस करेगा तो जी इसमें सर। कौन सा बड़ा बात है। हाँ फिर आता है हाँ टेम्परेट लेक्स ऑलवेज हैव एटलीस्ट वन साइकिल ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन एंड टर्नओवर एवरी ईयर। ये भी एटलीस्ट सही है वन सर। बोला है, सही है लेकिन सर। एटलीस्ट वन होता है क्या? दो होता है। तो दो साइकिल होता है ना, अटम में भी स्ट्रेटिफिकेशन, अटम नहीं समर में और विंटर दोनों में स्ट्रेटिफिकेशन होता है, और सर दो टर्नओवर भी होता है दोनों तो वो टाइम तो होता है। हाँ रुक हाँ जाओ रुक एटलीस्ट एक जाओ, बार तो आ हुआ रहे था। आ रहे तुम्हारे पास। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वर्ड दिया है एटलीस्ट, तो एटलीस्ट का मीनिंग है आइदर एक होगा, नहीं तो एक से ज्यादा भी हो सकता है, वन और मोर देन वन, ये होना चाहिए। मतलब चाहे एक होता चाहे दो हो, तो फिर भी ये स्टेटमेंट करेक्ट है। एटलीस्ट का मीनिंग होता है चाहे एक हो या एक से ज्यादा हो, ठीक है। कम से कम एक होना चाहिए, तो वो चीज तो हो ही रहा है, ऑब्वियस सी बात है।
अब चौथा कंडीशन बोला है लेग स्ट्रेटिफिकेशन एंड टर्नओवर ऑफ्टन कॉजेस यूट्रोफिकेशन। कहाँ से भाई? अभी बताया ना चांद ना आपने ना कि ना ना। न्यूट्रिएंट के एनरिचमेंट से होता है, हाँ तो नहीं लेग सही। स्ट्रेटिफिकेशन का क्या लेना देना है? हाँ ना ना तो ये नहीं, तो इससे ऑप्शन मैं में कुछ नहीं है, नहीं। तो चौथा ऑप्शन आंसर है। समझ में आया? हाँ ये इनकरेक्ट तो है। देखिए जी बैठे जी बैठे जी चार जी। क्वेश्चन बन गए आप, तो 8 मार्क बंद। आपके मिल गए। जेआरएफ आपका क्लियर हो गया। सर मेरे तो बड़े कम थे इस बार मार्क्स। कितना था आपका इस बार? सर बहुत कम। 98 है पता नहीं। पिछली बार ठीक थे, इस बार ज्यादा ही कम है। चल में ऑप्शंस पे आप काम नहीं कर रहे हो, ऑप्शंस पे काम करना सीखो, कंसेप्ट समझना सीखो, ऑप्शन में काम करना सीखो, तो सब निकलेगा। कोई बड़ा चीज नहीं है इसमें, कोई तोप मार चीज नहीं है जो हम लोग सोचते हैं। मेरे को तो ये सही में अब नहीं लगता है तोप मार, अब बिल्कुल नहीं नहीं लगता है सर तो। इतना नहीं। नहीं सर मुश्किल तो नहीं है, लेकिन ये जो क्वेश्चन है ना हमने कई बार यहाँ पे मेरे जो को अब हो कोई जाते हैं। क्वेश्चन, मेरे को एक्चुअली कोई क्वेश्चन अब बोर लगता ही नहीं है, अब कोई क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं लगता है, कहीं से भी पूछता है वो। क्योंकि उसका कारण है कि थोड़ा नॉलेज आ गया है चीजों के प्रति, और फील हाँ करने हाँ लगे हाँ हैं कि ऐसा हो रहा है, ऐसा एक्चुअली इन्वायरमेंट में हो रहा है। तो अगर हाँ रिसर्च हाँ। लाइन में जा रहे हैं, तो क्वेश्चन को भी रिसर्च की तरह सोच के उसको आंसर दे सकते, तो वो तुक्का भी सही बैठेगा, गलत नहीं होगा। लॉजिकल तुक्का लगाना बहुत जरूरी होता है ऐसे एग्जाम्स में, ठीक है, तभी वो सही बैठेगा। चलो ये 4 क्वेश्चन आज सॉल्व हो गए, आगे क्वेश्चन आगे पढ़ाएंगे तो फिर आगे क्वेश्चन बताएंगे, ठीक है। तो कल क्लास नहीं करेंगे, परसों करेंगे। ओके सर। ओके। चलिए, अन्य होगी। सबको ठीक है सर। गुड। हम तब तक रिवाइज कर लेंगे।